नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े। और आज बहुत बड़ी खबर लेकर के हम आए हैं। बिहार में महीनों से रोज खेला हो रहा है लेकिन नहीं हो पाया है। महाराष्ट्र में हो गया है। बाजी पलट गई है, ये समझ लीजिए, क्योंकि पिछले कई दिनों से अटकलें लगाई जा रही थी दोनों तरफ से। उधर कांग्रेस से विजय वडेट्टीवार थे, इधर जो है एक संजय राउत साहब ही हैं, अगर उनका मुंह न खुले तो उस दिन सूरज नहीं निकलता है। तो लगातार था कि सांसद यहां से टूटेंगे, शिवसेना एकनाथ शिंदे टूट जाएगी, एनसीपी अजित पवार की टूट जाएगी। लेकिन उससे पहले ही एक बड़ी तैयारी मोदी और शाह के कैंप ने कर ली है। नीतीश और नायडू को पैदल करने की तैयारी। आज कई सवाल है, मैं सवाल पहले रख दे रहा हूं। आज सवाल क्या नीतीश और नायडू को पैदल करने के लिए हो रहा है? दरअसल महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के 5 सांसद गायब हैं। भाव अभी लेकर के आएंगे रिपोर्ट, किसका फोन डाइवर्ट है, किसका स्विच ऑफ है, और शिवसेना के अंदर खेमे में क्या चर्चाएं हैं कि किसको पकड़ के रख पाएंगे और किसको जाने देंगे। 5 सांसद गायब हैं, 3 विधायक गायब हैं। बाकी नेताओं की तो हम चर्चा ही नहीं करना चाहते। अब एक एक करके हम नाम भी बताएंगे, लेकिन भाव को पहले चर्चा में लाइए। ग्राफिक्स के साथ हम नाम बता देते हैं और फिर एक एक को स्वागत है भाव आपका। एक एक को फिर एक एक के बारे में समझेंगे। इसीलिए लगातार भाव के फोन भी बज रहे हैं, आप लोग देखिए लगातार फोन बज रहे हैं। और आज मौका देखिए, ऐसा कुछ कार्यक्रम था नहीं, लेकिन आज मुंबई में मौजूद हैं, मुंबई पहुंचे हैं और महाराष्ट्र में सियासी बवंडर आ गया है। सबसे पहले मैं ग्राफिक्स के जरिए कहूंगा कंट्रोल रूम प्ले कर दे। मैं सांसदों के नाम बता देता हूं, कौन कौन से सांसद लापता हैं। सबसे पहला नाम है सांसदों का, जो 5 सांसद लापता हैं, उनका ग्राफिक्स प्ले करिए, कंट्रोल रूम प्ले करिए। सबसे पहला नाम है संजय देशमुख। ये संजय देशमुख आपकी स्क्रीन पर नजर जो आ रहे हैं, ये साहब गायब है। अगला नाम है नागेश पाटिल अस्तिकार। नागेश पाटिल अस्तिकार, इनके बारे में डिटेल भाव बताएंगे। ये भी गायब है साहब। अगला नाम देखिए, बंधु जाधव हैं, स्क्रीन पर यह है बंधु जाधव। ये गायब हैं, इनका भी अता पता नहीं है, कहां से गायब है हम बता रहे हैं अभी आपको। अगला नाम है ओम राजे निम्बालकर। ओम राजे निम्बालकर, इनका भी अता पता नहीं है, शिवसेना के टॉप लीडरशिप को, शिवसेना निम्बालकर। इसके अलावा अगला नाम संजय दीना पाटिल। संजय दीना पाटिल साहब भी नहीं मिल रहे हैं। अब कहां किसका फोन है, सब आगे बस थोड़ा सा इंतजार करिएगा। इसके बाद ये सांसदों की सूची खत्म हो गई, 5 सांसद गायब हैं। अब विधायक पर आते हैं, एमएलए। पहला नाम है दिलीप सोपल, प्ले कर दीजिए, दिलीप सोपल साहब हैं ये सामने, दिलीप सोपल गायब हैं। अगला नाम है राहुल पाटिल, राहुल पाटिल भी गायब हैं। और तीसरा नाम है बाबाजी काले। ये 3 एमएलए और 5 एमपी। 5 एमपी बहुत बड़ी संख्या है, टोटल जो सांसद हैं 5 एमपी। अब इसीलिए मैंने सवाल ये जो जोड़ा था पहले कि क्या नीतीश और नायडू को भी पैदल करने की तैयारी है 272 प्लस जल्दी से जल्दी। और नीतीश नायडू ही नहीं, क्या भागवत को भी पैदल करने की तैयारी है? सवाल कई हैं इसमें, क्योंकि जो है बीरबल की खिचड़ी की तरह से चल रहा है जो चुनावी प्रक्रिया है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का। अब तक था कि जनवरी में होगा, फिर हुआ दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद होगा, दिल्ली विधानसभा चुनाव हो जाएगा तो हो जाएगा, बजट सत्र के बाद होगा, बजट सत्र के बाद फिर बिहार चुनाव आ जाएगा। यानी राष्ट्रीय अध्यक्ष, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष भी क्या, मैं कई सवाल रख रहा हूं दर्शकों से, बस क्षमा मांग रहा हूं मैं थोड़ा सा, इसलिए कि सवाल क्या क्या आज आएंगे इस 5 सांसद 3 एमएलए की वजह से। क्या ये 272 प्लस हो जाएगा तभी राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिसको नड्डा जैसे ही कोई और रबर स्टाम्प बैठाएंगे मोदी और शाह? क्या ये तैयारी है, इसीलिए लटकाया जा रहा है? आज ही की खबर है, उत्तर प्रदेश के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के भी चुनाव को टाल दिया गया है। तो सब कुछ क्या, अब इसीलिए रफ्तार पकड़ा दिया गया इस मिशन को। सीधा भाव के पास चलते हैं। भाव, सूची हम्म। जो आई थी, नाम जो आए थे, सबके फोटो दिखा दिया है, महाराष्ट्र के बाहर भी लोगों को देख ले ये लोग। क्या है, पहले तो पहला सवाल तो यही है, इनकी क्या रिपोर्ट है, 538 की रिपोर्ट क्या है? देखिए, ये जो 5 नाम है उसमें कोई नाम ऐसा आश्चर्यजनक नाम नहीं है। हम्म। ओम ओम राजे निम्बाड़कर धाराशिव, जो पुराना उस्मानाबाद है, वहां से सांसद है।
उनके कई बार विद्रोही विचार रहे हैं। संजय देशमुख के पहली बार एमपी बने हैं, ये हमारे ही इलाके से है, मेरे गांव से 20 किलोमीटर दूर वाशिम पे है। फिर आष्टीकर हिंगोली से। ये तमाम वो लोग हैं कि जिनको सत्ता चाहिए, सत्ता से दूर वो रह नहीं सकते। दूसरी बात, उन्हें अपना भविष्य भी दिखाई नहीं देता। संजय दीना पाटिल है, इनके मेरे व्यक्तिगत संबंध है। यदि मैं कहूँ कि वो मेरे भाई है तो गलत नहीं होगा, क्योंकि जो पाटिल परिवार है मुलुंड का, उनके मेरे पारिवारिक संबंध करीब-करीब पिछले कई सालों से है, 20-25 सालों से। संजय दीना पाटिल उसी पाटिल परिवार का ही एक शाखा से हैं। इनके पिताजी बहुत बड़े नेता थे, माथाड़ी कामगार थे, दीना पाटिल, और वो पूजे जाते थे। उनके बेटे हैं संजय। संजय पहले राष्ट्रवादी में थे, और वहाँ से चुनाव लड़े, चुनाव जीते, फिर चुनाव हारे, तो फिर अब वो शिवसेना से लड़े और शिवसेना से चुनाव जीते। लेकिन क्या फिर वो राष्ट्रवादी में वापस जाएँगे अजित पवार के पास, या फिर वो शिवसेना में कहाँ जाएँगे? क्योंकि इन सभी लोगों को अपना भविष्य दिखाई दिखाई नहीं देता, आशीष। ऐसा नहीं है कि अभी मुझे इस बड़े नेता से बात हुई मेरी। जब आपने कहा फ़ोन बज रहा है, तो मैं प्रोग्राम चालू होने के पहले उन्हीं से बात कर रहा था। उनका टोन थोड़ा मुझे हताशा में दिखा। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा उनका, उन्हें बुरा लग जाएगा। हताश लग रहे थे और वो कह रहे थे कि क्या किया जाए? हम किसी को बाँध के तो नहीं रख सकते। सवाल बाँध के रखने का नहीं, आपका नेतृत्व इतना बड़ा होना चाहिए कि हार-जीत होती रहती है। क्या भाजपा 2 सीटों पे नहीं आई थी लोकसभा में? क्या भाजपा 2 सीटों पे आने के बाद कितने भाजपा के लोग भाग के चले गए? 2 सीटों में आने के बाद भी भाजपा के तमाम कार्यकर्ताओं को अटल बिहारी वाजपेयी और आडवाणी जी पे इतना विश्वास था कि एक समय हमारा आएगा, सूरज उगेगा, और उन्होंने वो करके दिखाया। उन्होंने वापस लाके दिखाया। लेकिन क्या उद्धव ठाकरे के पास वो करिश्मा है? सवाल उद्धव ठाकरे का नहीं। आज भी मैं उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे, इन पिता-पुत्रों को कम नहीं आंकता। आज भी है। लेकिन फिर सिर्फ राहुल गांधी से पार्टी नहीं संभलेगी। ये हमने कांग्रेस का भी हश्र देख लिया। ये एक व्यक्ति का नहीं होता है, इसके पीछे आपको एक टीम लगती है। अखिलेश भी बहुत दम मार रहे थे, लेकिन जब तक जो उनके चाचा थे शिवपाल जी, जिनका पूरा संगठन पे जब तक वो साथ में नहीं आए, वो 33 वाला रिजल्ट नहीं दे पाए। ये आपको ये मानना होगा कि आप एक व्यक्तिगत होने के नाते भीड़ इकट्ठा कर सकते हो, लेकिन उस भीड़ को मतदान में परिवर्तन करने के लिए एक टीम चाहिए होती है। वो टीम कौन-सी हो सकती है? सवाल है कि क्या टिकट बेच कर पैसे कमाओगे, या जिताऊ उम्मीदवारों को जितवा कर सत्ता में आके पैसे कमाओगे? ये सोने की अंडा देने वाली मुर्गी मिल गई, तो वो मुर्गी को ही काटने वाले लोग साबित हुए। ठीक है, करीब-करीब 95 सीटों पे महाराष्ट्र में 100 सीट, 95 तो 100 सीटों के आसपास मशीनों का घालमेल हुआ। लेकिन बाकी सीटों पे तो नहीं हुआ ना। बाकी सीटों पे तो चुनाव हुआ ना। 282 में से या 88 में से आप पकड़े, तो फिर 188 पे तो चुनाव हुआ, वहां क्यों 40 पे अटक गए? शिवसेना ने बहुत सारी गलतियां की, और इस गलतियों से उभरने का नाम नहीं ले रहे। ये दुर्भाग्य है आज। देखिए, रामटेक महाराष्ट्र में इन्होंने एक अपना प्रेस्टीज इशू बनाया। लोकसभा में क्यों आपको अच्छे नतीजे मिले? क्योंकि लोकसभा में कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस और शिवसेना, मतलब उद्धव ठाकरे की टीम, कांग्रेस की टीम और शरद पवार की टीम साथ में मिलकर काम कर रहे थे। तब जाके बीजेपी सिंगल डिजिट पे आ पाई। बीजेपी को सिंगल डिजिट पे लाना कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन विधानसभा आते-आते राज्यसभा का जो दंभ था विजय का, वो इतना सर चढ़ के बोलने लगा कि संजय राउत को लगा कि बस वही सब कुछ है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में आपने देखा होगा, एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए, नहीं बनाना चाहिए, ये शब्द तब निकले जब निर्णय आए। निर्णय आने के बाद तो पोस्टर उनके भी लगे, अजित पवार के भी लगे, मुख्यमंत्री बनना चाहिए। लेकिन इसके पहले लगातार मीडिया प्रेशर करता रहा। महाराष्ट्र का मीडिया अभी इतना गोदी नहीं हुआ है। वो लगातार प्रश्न पूछता रहा कि आपका मुख्यमंत्री कौन है, और लगातार
और लगातार यही बात होती रही। मुख्यमंत्री तो हमारे साथ खड़े हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे हैं, लेकिन अगला मुख्यमंत्री कौन होगा ये बाद में तय होगा। यही करते रहे। यही अनुशंसा से यदि इंडिया गठबंधन, जिसको महाविकास आघाड़ी कहते हैं, वो लड़ते तो क्या होता। संजय राउत पहले दिन से मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होनी चाहिए, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होनी चाहिए, लेकिन संजय राउत को यह पता नहीं था कि मुख्यमंत्री बनने के लिए विधायकों की जरूरत होती है। वो विधायक कहां से लाएंगे? मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि कोई सीटें कैसे ही दी, मतलब कुछ सीटें तो मेरे सामने हैं। रामटेक वाली सीट ये कांग्रेस को देते तो आज एक विधायक इनका एक्स्ट्रा होता, लेकिन शिवसेना ने उसको इज्जत का सवाल उठाया। हम हारे तो चलता है, लेकिन हमको सीट चाहिए, ले लो। बीजेपी जीत गई, वो सत्ता में, आप बाहर हैं। अमरावती में राणा, जो नवनीत राणा के पति जो है, वो जो चुनाव लड़े, उनके सामने कोई विदर्भ का बच्चा छोटा बता देता कि शिवसेना का उम्मीदवार है ही नहीं, बस किसी ने थैला खोला और सीट ले ली, और उसके हाथ में, मतलब जिस दिन शिवसेना ने उम्मीदवार अनाउंस किया उसी दिन उसको सर्टिफिकेट मिल गया। आपके पास अच्छा उम्मीदवार नहीं तो आप अपने साथी दलों को बोलते कि आपके पास कोई उम्मीदवार है तो हमको दे दो। अब सांगली के पास मिरज, जो बीजेपी के मंत्री थे खाड़े साहब, वो जीत के आए। निहायत कमजोर उम्मीदवार दिया। क्यों दिया? किसने खेल किया? क्या कभी आत्मावलोकन किया है? तो और बीजेपी और उन्होंने क्या किया, एकनाथ शिंदे और अजित पवार ने, उनके पास उम्मीदवार था, सीट शिवसेना के पास थी, तो उन्होंने कहा कि ऐसा करो, हमारा उम्मीदवार हम आपको देते हैं, आपकी सिंबल पर लड़ेगा। हाँ। राणे का लड़का शिवसेना की सिंबल पर लड़ा। ऐसे 2-4 उदाहरण मैं दे सकता हूं। 17 है। हाँ। 17। तो ये होता है अंडरस्टैंडिंग, ये होता है चुनाव जीतने की अभिलाषा, ये होता है कोऑर्डिनेशन, ये होता है इकट्ठा प्लानिंग। मुझे पूरे चुनाव में महाराष्ट्र में शरद पवार के सिवाय कोई मेहनत करता हुआ दिखाई नहीं दिया। लेकिन वहां पे भी खेल हुआ, अकेले शरद पवार कितना लड़ सकते। फिर जयंत पाटिल ने भी कुछ टिकट दिए जो बुरी तरह से हार गए, और वहां जीतने वाला उम्मीदवार जीत सकता था, उसको नहीं दिया। तो एक एक उम्मीदवार के लिए एक एक उम्मीदवार। अभी देखिए कोकण में तो अजित पवार और शिवसेना की तो भयानक लड़ाई थी। एकनाथ शिंदे, बीजेपी के राणे, एकनाथ शिंदे के सावंत और सुनील तटकरे, और कोकण में जिले 2-3, 3 नेता, लेकिन कोऑर्डिनेशन पूरा साफ करवा के दिया। चुनाव प्लानिंग से भी लड़ा जाता है, चुनाव हो हल्ले से नहीं लड़ा जाता, हो हल्ले से नहीं लड़ा जाता कि खो गया। आज भी चुनाव हारने के बाद भी ये लोग साथ है, अभी गए नहीं है, लेकिन उनको भविष्य नहीं दिखाई देता। मुंबई में शिवसेना अकेली लड़ेगी, लड़ो। शिवसेना अकेली लड़ेगी, कांग्रेस अकेली लड़ेगी, शरद पवार अकेले लड़ेंगे, हो गया। बीजेपी एकनाथ शिंदे और अजित पवार थंपिंग मेजॉरिटी से बॉम्बे में चुनाव जीतेंगे। ठीक है, कांग्रेस का कुछ नहीं जाएगा। कर्नाटक उनके पास है, तेलंगाना उनके पास है, हिमाचल उनके पास है, 3 राज्यों में सरकार है।
शरद पवार राष्ट्रीय स्तर पे इतने बड़े नेता बन गए हैं हाँ, कि उनके इनके इस हार जीत से उनकी उनकी इसको कोई कमी नहीं होती। कुछ नहीं। आज विधानसभा चुनाव में नहीं है, फिर भी शरद पवार की इज्जत और शरद पवार के कोऑर्डिनेशन में कोई कमी नहीं आई। आज सारे इंडिया गठबंधन के नेता शरद पवार से लगातार फोन के संपर्क करते हैं। शिवसेना कहां जाएगी? शिवसेना के पास क्या है? किधर जाएगी शिवसेना? मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन गई तो क्या चेन्नई की सरकार उनकी है? क्या ममता बनर्जी की सरकार उनकी है? ये लोग आपको एक सद्भावना के तहत शिष्टाचार भेंट करते हैं, एक दूसरे के लिए स्टेटमेंट देते हैं। जैसे आप हम कहीं जाते हैं तो कहते हैं कि आइए आइए भाई साहब, मालक आ गए होटल के, ये अशोक जी आप तो मालक है। इसका मतलब क्या होटल मेरा है क्या? वो तो शिष्टाचार के तहत, आदर के तहत वो बोलता है। ममता बनर्जी ने उद्धव ठाकरे को अपना भाई माना, इसका मतलब ये थोड़ी है कि उद्धव ठाकरे को अब बोला कि आधा बंगाल तेरा। तो यहां संयम था। आप बताइए, इतना होने के बावजूद भी जो संयम रखा है शरद पवार ने। शरद पवार जी को यह सवाल पूछा कि उद्धव ठाकरे अकेले चुनाव लड़ना चाहते, उन्हें कहा कि मुझे पता है उद्धव जी ऐसा कोई हार्ड डिसीजन नहीं लेंगे, लेकिन आप अकेले चुनाव लड़ना चाहते, ये बोलकर नीचे कार्यकर्ता, देखिए गठबंधन नेताओं का कभी काम नहीं आता आशीष। गठबंधन कार्यकर्ताओं का होना चाहिए साथ में, जो लोकसभा चुनाव में दिखाई दिया। अब आपने इतना अकेला लड़ूंगा करते करते सभी पार्टियों के उम्मीदवारों ने अपनी अपनी तैयारी शुरू कर दी। जब सभी पार्टी ने अपनी अपनी तैयारी शुरू कर दी, कल आपका गठबंधन भी हो गया तो भी वोट ट्रांसफर नहीं होता। लेकिन पहले से यदि पता है कि तीनों इकट्ठा लड़ेंगे तो तीनों पार्टी के उम्मीदवार चुपचाप तैयारी करते, ओपनली नहीं। वो अपने समर्थक को बोलते, देखो सीट किसको छूटती है, अपने को छूट गई तो मैं तो लड़ूंगा ही, नहीं तो फिर अपन देखेंगे क्या करना है, अपन लड़ेंगे फिर जैसा आदेश हो। मैं हमेशा कहता हूं, एक अच्छा अंपायर, क्रिकेट का नॉलेज जिसको हो सकता है आशीष, ये जरूरी नहीं कि वो बेहतरीन प्लेयर हो, विकेट पे पहली बॉल में विकेट देगा वो। अच्छा पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक, अच्छा राजनीतिज्ञ बनेगा, इस पे मेरे को बहुत डाउट है। मैंने ऐसे कोई पत्रकार फ्लाइंग कलर्स के साथ नेता बनते हुए नहीं दिखाई दिए। लोग कह सकते हैं कि नहीं, लोग कह सकते हैं कि भाई राजू शुक्ला का एक नाम, कुछ कोई कई लोग मैसेज देते कि बोले राजू शुक्ला भी है। राजू शुक्ला कभी पत्रकार रहे नहीं, और नेता भी कभी नहीं रहे। उन्होंने नेता भी कभी नहीं रहे। उन्होंने पत्रकारिता में जो किया वही नेतागिरी में कर रहे हैं। हाँ, वो अपने प्रोफेशन के साथ लॉयल है। वो जो थे वही है। अरुण शौरी पत्रकार थे, राजनीति में आए, वापस चले गए। अमिताभ बच्चन बहुत बेहतरीन एक्टर थे, राजनीति में आए, वापस चले गए। शत्रुघ्न सिन्हा का कैसा हंस रहे हो देख लिया आपने। राजनीति में राजनीतिक यही रखता है। कुछ लोगों को लगता है कि हमारे पीछे भीड़ है, इसलिए मैं अच्छा बोलता हूं, इसलिए नेता बनूं। भाषण देना, लोग आपको जानना, ये नेता की क्वालिटी कतई नहीं है। नेता की क्वालिटी है अपने कार्यकर्ताओं के दिल पे राज करना। उसके लिए भाषण जरूरी नहीं होता, उसके लिए आपका संवाद कैसा है वो होता है। आज पूरे शिवसेना के बड़े बड़े नेता भी दुखी होकर कहते हैं कि हमारी पार्टी को तोड़ा संजय राउत की वजह से टूटी, अब और पार्टी गर्त में जाएंगी तो इसी आदमी की वजह से। वो अपने आप को क्या समझते, अभी भी कह रहे थे कि वो बाहर के सांसद थे इसलिए नहीं आए, बाकी कार्यक्रमों में व्यस्त थे। मुझे नहीं मालूम वाशिम में कोई कार्यक्रम हुआ है, मुझे नहीं मालूम धाराशिव में कोई कार्यक्रम हुआ है राजे निंबाड़कर का।
मुझे नहीं मालूम हिंगोली में कोई कार्यक्रम हुआ है, लेकिन संजय दीना पाटिल तो मुलुंड के थे। हाँ मुलुंड तो मुंबई का आखिरी हिस्सा है, वहां से ठाणे शुरू हो जाता है। क्योंकि वो लोग भी सोचते हैं ना, आप भाई, उनको भी लगता है कि कम से कम मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में तो हमारी सत्ता हो। कोई सांसद, कोई विधायक अपने बलबूते पे चुनाव लड़ने की बात नहीं करता। उसको मालूम है वो कैसा जीत के आया है। शिवसेना के तमाम विधायकों को, उद्धव ठाकरे के तमाम विधायकों को, तमाम सांसदों को ये मालूम है कि वो चुनाव कैसे जीते हैं। इसलिए उन्हें चिंता होती है वजूद की। यह आदमी राज्यसभा से जीत के आया, इसको कोई लेना देना नहीं है, ना कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी है। जिनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है वहां जाके नींबू निचोड़ते रहते हैं। यह समय आया है अभी उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे को संवादहीनता खत्म करनी होगी, संवाद बनाए रखना होगा। बाला साहेब ठाकरे के साथ खासियत ये थी कि उनके संवाद बना हुआ था। इसके बावजूद उनके सामने 2 बार पार्टी टूटी। एक बार छगन भुजबल टूट लेके गए। लेकिन महाराष्ट्र में पार्टी तोड़ना और घर तोड़ना, इसकी शुरुआत यदि किसी ने की है तो शरद पवार। तो शिवसेना को भी पहली बार शरद पवार नहीं तोड़ा। नारायण राणे को लग रहा था यहां कुछ मिलेगा नहीं, इसलिए वो चले गए। लेकिन पार्टी को तोड़ के अलग किया छगन भुजबल को। छगन भुजबल आज भी दिल से शिवसैनिक है, मैं बता रहा हूं आपको। आज भी उनका दिल शिवसेना में ही है। लेकिन वो शरद जी के साथ चले गए और शरद पवार ने उनको उतनी इज्जत दी, उनको डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना के रखा, नंबर 1 पोजीशन पर रखा। उसके बाद राज ठाकरे स्वयं ही चले गए। ये बाला साहब ठाकरे के सामने हुआ। मैंने एक दिन एक किस्सा सुनाया था रश्मि जी को। सरकार पिक्चर रिलीज हो गई थी। लोग कहते थे बाला ठाकरे पे पिक्चर आधारित है। उद्धव ठाकरे परिवार के साथ दिल्ली पे थे, कुछ पत्रकारों से सुबह बात करना चाहते थे, तो सुबह सुबह जल्दी पहुंच गए हम लोग। तो ऐसे ही थोड़ा ठंड का समय था, धूप में खड़े थे, तो रश्मि जी, उद्धव जी तैयार हो रहे थे, रश्मि जी बाहर हमसे बात कर रही थी। तो मैंने कहा कि सरकार पिक्चर कितना नजदीक है आपके। मैं आज से करीब करीब 5-10 साल पहले की बात कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि भाई सरकार, मेरी एंट्री तो बहुत बाद में हुई। फिल्म में जो पहले हुआ वो तो मैं नहीं बोल सकती। मैंने बोला चलो फिल्म का अंत तो आपने देखा। बोला हाँ, अंत मैं देख रही हूं, वैसा हो रहा है। फिर उन्होंने कहा कि शिवसेना एक परिवार है। बोला मैं जब शादी होके आई थी और पार्टी टूटी, छगन भुजबल टूट गए, तो माँ साहब, मैंने उद्धव ठाकरे के माता जी को सब माँ साहब कहते थे। बोले माँ साहब का रो रो के हाथ बुरा था। मैं बहू होने के नाते मैं बड़ी ताज्जुब लग रही थी। राजनीतिक पार्टी, भाई लोग आएंगे जाएंगे, इसमें इतना रोने की क्या हालत है। बोले लेकिन खूब उन्होंने वो सदमा ले लिया अपने पे कि जैसे कोई घर की मृत्यु होगी किसी की, अपना बेटा चला गया हो। बोला वो लिंगरवान महीनों तक रहा घर में। लेकिन बोले फिर जब माँ साहब जाने के बाद मैंने घर संभाला लोगों के साथ। फिर एक विदर्भ का नेता, सांसद शिवसेना छोड़ के चला गया। तो बोले तब मैं रोई। तब मुझे समझ में आ गया कि कल तक तो मुंबई में आता था, किचन तक उसकी पत्नी बच्चे, पत्नी दीदी दीदी करके हुए आती थी, बच्चे काकू काकू करके घर के अंदर आते थे। काकू मुझे ये खाना है तो मैं उन बच्चों के लिए बनाती थी। ये सारे संबंध ही टूट गए, अब बच्चे भी नहीं आएंगे। तो ये एक परिवार था। वो परिवार का कैरेक्टर आज भी है क्या, सवाल ये है।
क्या कुछ पंडित ज्यादा परेशान कर रहे हैं, भगवान और भक्तों के बीच में बैठे हुए हैं? वो संवाद क्यों नहीं है? आपके पास कोई ज्यादा विधायक तो नहीं है, ना ना, आपके पास ज्यादा सांसद तो नहीं है? अब तो उतने हैं कि रोज एक क्या बार बात कर सकता है। बात करते अब हैं? तो हाँ। मैं जब पहली बार बाला साहब ठाकरे से मिला तो मुझे सरपोतदार जी लेके गए थे। मैं मुंबई में आया, मैंने फोन किया, मैंने बोला सरपोतदार जी, इंदौर से आया था मैंने बड़ा साहब बनना, मतलब दिल्ली में था मैं, लेकिन मैं इंदौर से आया था, तो किसी ने मुझे कहा कि जा रहे हो तो देख लो यदि मिल जाए तो बोले चला, वो मेरे को लेके गए। बड़ा सबको बताया मराठी मानुस है, मैंने यहाँ दिल्ली में मराठी मानुस है, बोले दिल्ली में मराठी लड़का है, इंदौर से आया, अशोक वानखेड़े, बहुत तेज तर्राट है, ऐसा बड़ा सा बसा। और उन्होंने पूछा नहीं किस अखबार के लिए, मैंने एक छोटे वीकली के लिए जो अभी इवनिंगर बन गया है प्रभात किरण, उसके लिए मैंने इंटरव्यू किया बड़ा साहब ठाकरे का, और उन्होंने मुझे कम से कम 40 मिनट दिए, क्योंकि सरपोतदार से निकल घर के अंदर जा सकते थे। आज के डेट में तो 4 लेयर्स है, तो इन पंडों से निजात पाना होगा, नहीं तो आखिर में सिवाय बाला साहब के नाम के कुछ नहीं रहेगा। ऐसे टाइम पे कार्यकर्ता जब हतोत्साहित है तो सेनापति को घूम घूम के फिरना पड़ता है। पुराने समय युद्ध में, जब युद्ध महाभारत की जब कहानी कथा सुनते हम, तो सूर्यास्त के बाद सब एक अपने जख्मी लोगों से बात करते थे जा जाके। यह समय था कि जो हारे हुए उम्मीदवार है उनके घर जाके बात करें उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, चलो हार जीत चलती रहती है, फिर से डट के रहेंगे। फिर वो याद आता है मुझे दत्ताजी सिंधिया का वो डायलॉग, जब नजीब ने कहा था, मरणासन्न स्थिति में पड़े थे, पूरे शरीर पे घाव ही घाव थे, बोले पटेल अब क्या करोगे? अबे नजीब, बचेंगे तो और लड़ेंगे। बचना चाहिए, उस बचने के लिए संवाद होना चाहिए। सेनापति छत्रपति शिवाजी महाराज किसी के कंधे पे हाथ भी रखते थे तो उसकी 4 पीढ़ियां तैयार हो जाती थी आहुति देने के लिए, लेकिन आप खुद ही घर पे कन्फाइंड बन के रह गए, और ये उलूल जुलूल आपने बाहर छोड़ दिए, ये जबान में हड्डी नहीं जिसका दुरुपयोग करते हैं, नहीं तो पार्टी से लोग हतोत्साहित होंगे। और होता क्या है आशीष, आज के डेट में जब भाजपा सामने आपके है, जब एकनाथ शिंदे सामने है, जिसको उसको वजूद चाहिए एकनाथ शिंदे, यदि ये 5 सांसद एकनाथ शिंदे के पास जाएंगे तो 10 होगा। और कुछ जुड़ गया तो वो तो मुख्यमंत्री पद का फिर दावा करेगा, क्योंकि सबको पता है कि केंद्र में सरकार बैसाखियों पे, और तीसरी चौथी नंबर की बैसाखी एकनाथ शिंदे की है। तो जब इतना शत्रु आमने सामने है तो आपको अपना सामान बचा के रखना होगा। जरा नाराजी दिखी, 4 लोग कंधे पे हाथ रखने जाते हैं, जरा नाराज दिखी छगन भुजबल तो अमित शाह ने कुर्सी पास में लगा के बिठाया, इधर उधर मत जा, महायुति में रहो। ये करने की जरूरत है, नहीं तो ये जो खबरें छप रही है, और जो मैं मुंबई उतरने के बाद लगातार संवाद स्थापित कर चुका हूं कई लोगों से, मेरे लिए शॉकिंग चीजें है, ये मेरे लिए शॉकिंग चीजें है। जब ये खबर देख करके पहली चर्चा हम लोग की हुई तभी बहुत मतलब वो था कि ऐसा हो रहा है कि नहीं, पहले पुष्टि करते हैं, पहले 4 जगह बात करते हैं तब कार्यक्रम करेंगे, पहले 4 से कहीं उन्हीं नेताओं से बातचीत हो जाए। एक आखिरी सवाल, वक्त भी हो गया, लेकिन फिर भी ये समझना जरूरी है, ये कहीं मिशन 272 प्लस, यानी 272 अपने दम पर हो जाए, नीतीश, नायडू और भागवत
इन तीन के लिए एक साथ सवाल है, नीतीश, नायडू, भागवत, इन तीनों पर क्या असर होगा अगर ये प्रक्रिया इतनी और तेजी पकड़ी तो? देखिए 272 अपने बलबूते पे आए तो नीतीश को भी ठिकाने लगाएंगे, नायडू को भी औकात में लाएंगे, क्योंकि फिर वो तेलंगाना में फिर अपनी पार्टी मजबूत करना शुरू कर देंगे। हाँ। ठीक है, भागवत साहब तब तक स्ट्रांग है जब तक ये 240 पे हैं। समझ जाइए आप। यानी फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष तो बड़े दूर की बात, फिर सपना हो जाएगा। फिर वही जो बड़ी पहले से बहुत ये आशंका जता रहे हैं हम लोग, भाव कई बार इसको डिकोड किए हैं कि फिर नागपुर पर रिसीवर बैठने का खतरा हो जाएगा। खत्म हो फिर तो जाएगा। काबू में नहीं, फिर काबू में नहीं। फिर ये सब स्टेटमेंट जो अब तक खाली अंधभक्त जो है टूट पड़ते हैं भागवत पर स्टेटमेंट से, फिर भागवत हाँ, साहब को स्टेटमेंट देने के लिए भागवत साहब को पहले भेजना पड़ेगा, ये बोलना है कि नहीं बोलना है। ये नौबत आ जाएगी क्या भाऊ? आ बिल्कुल जाएगी। बिल्कुल आएगी, बिल्कुल आएगी, बिल्कुल आएगी। इन दो गुजरातियों की सत्ता की भूख कम होती नहीं है, और सत्ता के मायने सिर्फ सरकार नहीं, सत्ता के मायने पूरा तंत्र, सत्ता के मायने पूरा विपक्ष, सत्ता के मायने संघ भी है इसमें। चलिए खैर, अब ये डेवलपमेंट देखते हैं आगे कहां तक पहुंचता है। अब संजय राउत की जुबान बंद करवा के उद्धव और आदित्य अपने हाथ में कमान लेते हैं, संभालते हैं, लोगों से मिलते हैं, संवाद स्थापित करते हैं, और जो नॉट रीचेबल है, जिनका फोन डाइवर्ट है, उनको तलाश पाते हैं, नहीं तलाश पाते हैं। यही सब देखना होगा। भाऊ मुंबई में ही है, कुछ अपडेट होगा हम लेकर के बीच में भी आ जाएंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए, न्यूज लॉन्चर देखते रहिए। कल दोपहर फिर मिलेंगे मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े में भाव के साथ। नमस्कार। नमस्कार।